Hello friends and students, today we are going to start unit 6. The name of the unit is database development. This is the first session of this unit. The name of this session is database concepts. Okay, and this is the first video of this session 1, and in this video we will cover database, DBMS, types of database and database concepts. So let's start today's video. So students, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूनिट का नाम है डेटाबेस डेवलपमेंट. ओके, और इस यूनिट में टोटल 8 सेशन हैं. हम एक एक करके ये सारे सेशन कंप्लीट करेंगे. तो फर्स्ट सेशन जो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, वो हम यहाँ पर आज अब स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट सेशन इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट. तो पहले तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि डेटाबेस, ये डेटाबेस क्या होता है. देखो, डेटाबेस क्या होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन को या अपने डेटा को कहीं स्टोर करके रखते हैं किसी ऑर्गेनाइज तरीके से. ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब कि इस तरीके से हम उसको स्टोर करके रखें, हमें ज़रूरत पड़ने पर जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम देखना चाहें तो उसमें से वो ईजिली हम देख पाएँ. ठीक है, या कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो भी इजीली उसमें और ऐड हो जाए. जहाँ भी हम ऐड करना चाहें वहाँ पर वो आसानी से ऐड हो जाए. कोई चेंज करनी है तो वो चेंज भी आसानी से हो जाए. तो इस तरीके से जब हम डेटा को कहीं स्टोर करके रखते हैं तो उस कलेक्शन को, डेटा को, यानी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द डेटाबेस. ठीक है, तो हम डेटाबेस उसे बोलते हैं. और ये जो डेटाबेस है ना, हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं. इसके सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल हैं वो है एक तो टेलीफोन डायरी. ठीक है, और एक डिक्शनरी, जैसे आप इंग्लिश के लिए आप मोस्टली यूज़ करते हैं. वैसे तो हर लैंग्वेज की डिक्शनरीज आती हैं. ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में कोई वर्ड आ जाता है, डिफ़िकल्ट वर्ड है, आपको मीनिंग नहीं पता, तो हम उस डिक्शनरी में उस वर्ड को ढूंढते हैं और उसका मीनिंग हमें पता लग जाता है. अब देखो, डिक्शनरी में हम उस वर्ड को क्यों ढूंढ पाते हैं, कैसे ढूंढ पाते हैं. अगर वही वर्ड ऐसे ही रैंडमली कोई भी वर्ड कहीं भी किसी भी पेज पे लिखा हो तो क्या आप उस वर्ड को कभी ढूंढ पाओगे. मतलब चलो कभी तो शायद ढूंढ पाओ, बट पता नहीं कितने दिन लग जाएं, या हो सकता है मंथ भी लग जाएं. ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी होती है वो डिक्शनरी, एक एक पेज पे हर वर्ड को यूँ चेक करते जाना तो बहुत डिफिकल्ट है. बट हम फिर भी आसानी से जल्दी से ढूंढ लेते हैं. एक वर्ड को ढूंढने में हमें मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता होगा, कोई भी वर्ड हो चाहे. क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स उसमें लिखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं डिक्शनरी में, वो एक सीक्वेंस में स्टोर किए जाते हैं. ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से भी पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, फिर सी से स्टार्ट होने वाले. इस वजह से हम कोई भी वर्ड उसमें इजीली ढूंढ पाते हैं. तो ये किसका एक एग्जांपल हो गया, ये डेटाबेस का एक एग्जांपल हो गया. तो हमने बहुत सारा डेटा उसमें स्टोर कर रखा है जिसमें से हम कोई भी डेटा ज़रूरत पड़ने पर ढूंढ सकते हैं. दूसरा एग्जाम्पल, एक टेलीफोन डायरीज. आजकल तो टेलीफोन डायरीज जैसे कम हो गई हैं, क्योंकि जो हम कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं लोगों की, वो अपने फ़ोन, स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो उसी में स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, तो बट वो जो हमारी फ़ोन के अंदर भी आप मान लो जो कॉन्टैक्ट स्टोर करते हो, तो वो भी क्या है, एक डेटाबेस है. ओके, लेकिन पहले चलो मैनुअल डेटाबेस होते थे. जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे तो भी हम टेलीफोन डायरीज बनाते थे, और उसमें हम क्या करते थे, जैसे पहले ए से जो जिन रिलेटिव्स के नाम स्टार्ट होते हैं, एक फर्स्ट पेज पे हम सिर्फ उनके नाम लिखते थे. फिर बी से स्टार्ट होने वाले रिलेटिव्स के नाम दूसरे पेज पर लिखते थे, उनके फ़ोन नंबर्स लिख लेते थे. ठीक है, ऐसे फिर सी से स्टार्ट होने वाले नेम लिखते थे. तो इस प्रकार हम ऐसे बहुत सारे 100, 200, 300 लोगों के कॉन्टैक्ट लिख लेते थे. बट अगर यही कॉन्टैक्ट हमने ऐसे ही रैंडमली लिखने हो तो जब किसी की ज़रूरत पड़े ढूंढने की तो हमें वो कॉन्टैक्ट ही नहीं मिलेगा. ठीक है, या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको ढूंढने में. तो ऐसा डेटाबेस कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता. ठीक है, लेकिन जब हम अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके डेटा को लिखते हैं, भाई ए वाले सारे एक पेज पे लिख दिए, बी वाले सारे दूसरे पेज पे, सी वाले नेक्स्ट पेज पे, तो इससे आसान हो जाता है उन कॉन्टैक्ट नंबर को ढूंढना. ठीक है, तो पुराने टाइम में आप शायद, क्योंकि अभी बच्चे हो तो आपने तो जब से आई थिंक आप बड़े हुए हैं, आप तो बचपन से मोबाइल ही देखते आ रहे होंगे. ठीक है, बट फिर भी अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो तो वो आपको बताएंगे हाँ पहले वो एक डायरी लगाया करते थे जिसमें ऐसे फ़ोन नंबर्स लिख के रखते थे. तो वो किसका एग्जाम्पल है,
वो भी डेटाबेस का ही एग्जांपल है। ये तो वो छोटे छोटे मैंने ऐसे एग्जांपल बताए जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। बट इसके अलावा भी हम जब प्रोफेशनल वर्क करते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, उनको भी क्या करना पड़ता है, बहुत अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता है। और उस इंफॉर्मेशन को बार बार टाइम टाइम पढ़ने पर बार बार चेक करना पड़ता है, अच्छा अब ये वाली इंफॉर्मेशन देखनी है, अब ये देखनी है, अब ये देखनी है। ठीक है, तो जैसे किसी भी कोई भी सॉरी ऑफिस है, उसमें कोई काम करते हैं तो वो स्टोर करते हैं कि कोई कस्टमर आया अगर उनका, तो इस डेट को ये कस्टमर आया था, उनसे ये बातचीत हुई, उसने ये प्रोडक्ट परचेज किया था। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, तो अब हो सकता है 6 महीने बाद हमें चेक करना हो भाई ये कस्टमर हमारे पास लास्ट टाइम कब आया था, इसने क्या खरीदा था, तो वो हम उसमें चेक कर पाएँ। ओके, ऐसे स्कूल्स में हम स्टूडेंट्स की और टीचर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी पड़ती है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, उसका उसके मार्क्स कितने आए एग्जाम्स में, तो इस तरह की सारी चीज़ें। तो इन सभी कामों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस बनाना पड़ेगा, है ना। तो डेटाबेस क्या होता है, जब हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, उस कलेक्शन को, डेटा के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ओके, तो डेटाबेस तो चलो अब समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? देखो, अब जो ये डेटाबेस है ना, खुद से बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब अगर थोड़ा बहुत डेटा है तो ठीक है, हम खुद भी बना लें, टाइप करके बना लिया, या तो ठीक है सिंपल तरीके से एक फाइल में, या फिर नोटबुक या रजिस्टर में पेन से लिख के बना लिया। बट जब हम खुद बनाते हैं ना डेटाबेस को मैनुअली, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें कोई नई एंट्री करनी पड़ जाए, कोई चेंज करना है, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, बार बार कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिनकी हेल्प से आप आसानी से नया डेटाबेस बना सकते हो। कोई भी उस डेटाबेस में नई नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, किसी भी इन्फॉर्मेशन को कभी चेंज करना पड़ जाए तो वो चेंज कर सकते हो। इवन दो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है तो वो भी उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप आसानी से ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जिसमें हम डेटाबेस को बना सकें, यूज़ कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो शॉर्ट में इसको बोल देते हैं हम DBMS। ये लिखा ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो DBMS। ओके, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसी को, DBMS। तो DBMS क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, अब इस सॉफ्टवेयर का एक काम यही नहीं होता, एक्चुअली जो DBMS यूज़ किए जाते हैं ना, वो किस लिए किया जाता है, मतलब ये तो है डेटाबेस तो हम बनाएंगे उसमें, ठीक है, उसकी हेल्प से, मतलब उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डेटाबेस बनाएंगे। बट उस डेटाबेस का जो डेटा है ना, वो एक्चुअली केवल उसी कंप्यूटर पर यूज नहीं किया जाता। डेटाबेस बनाने का पर्पज हमारा ये होता है कि हमने किसी कंप्यूटर में DBMS यानी इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक डेटाबेस बना लिया, और वो डेटा कोई दूसरे कंप्यूटर पर बैठे लोग भी यूज कर पाए। स्टोर तो हो वो सारा वहाँ पर, और यूज कर पाए उसको, कोई दूसरा एप्लीकेशन है, ऐप है, ठीक है, वो भी यूज कर पाए। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं, बहुत इजी एग्जांपल जो आप यूज़ करते होंगे, जैसे फेसबुक मोस्टली स्टूडेंट्स ने यूज़ की होगी। फेसबुक की एक ऐप आती है, ठीक है, वो ऐप आपके सभी के अपने अपने मोबाइल्स में या कंप्यूटर लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर लेते हो उसको, ठीक है, तो वो ऐप आ गई, एप्लीकेशन मतलब यानी सॉफ्टवेयर। अब होता क्या है कि जब आप उससे कोई मैसेज भेजते हो, तो क्या वो मैसेज आपकी उस ऐप में या आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है? नहीं, वो कहाँ स्टोर होता है, जो फेसबुक का एक सर्वर बोलते हैं, जहाँ पर डेटाबेस बनाया गया है फेसबुक का, उन्होंने अपने कंप्यूटर पर। तो वो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने किसी स्टूडेंट को मैसेज भेजा तो वो वहाँ स्टोर होता है, ठीक है, वो आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में नहीं स्टोर होता वो मैसेज। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आपके मोबाइल में स्टोर नहीं होता? क्योंकि देखो, अगर आपने मान लो आज एक मोबाइल से वो मैसेज भेजा है, बट कल को आपका वो मोबाइल ख़राब हो जाए, तो आप क्या करोगे, नया मोबाइल भी अगर लोगे, उसमें वो फेसबुक की ऐप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, वो ऐप इंस्टॉल होते ही जैसे आप लॉगिन आईडी, अपनी पहले वाली आईडी डालोगे, तो आपको वो सारे मैसेज दिख जाएंगे जो आपने पहले भेज रखे थे। तो वो क्या, वो उस फ़ोन में थोड़ी ना थे, वो तो आपने नया फ़ोन लिया, उसमें कहाँ से आ गए, क्योंकि मैसेज तो भेजे तो वो तो पुराने फ़ोन से भेजे, तो वहाँ तो चलो मान लो आपको दिखते थे,
बट नए फ़ोन में भी लॉगिन करते ही वो सारे दिख जाते हैं। क्यों दिख पाते हैं? क्योंकि वो जो सारे मैसेज हैं वो किसी डेटाबेस में स्टोर हुए थे, और वो डेटाबेस कहाँ था? किसी और कंप्यूटर, जो फेसबुक ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जिसको सर्वर बोलते हैं, वो वहाँ पर डेटाबेस बना रखा है, और जो भी यूजर, जितने भी यूजर हैं, वो जो भी मैसेज वगैरह भेजते हैं, कोई भी पोस्ट करते हैं, वो सारी कहाँ सेव होती है? उस डेटाबेस में स्टोर होती है। और जब कोई अपनी ऐप से, तो मतलब उस डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है वो सभी ऐप वाले यूजर्स हैं, वो यूज करते हैं। उनको जब भी अपना कोई मैसेज देना हो तो वहां से रिक्वेस्ट आती है किसके पास? वहां पर जो डेटाबेस है यानी डीबीएमएस के पास। वो डीबीएमएस आपको फिर आप वाला जो मैसेज होगा वो दिखा देता है, तो आपको पता लग जाता है मैंने इस टाइम पे ये मैसेज भेजा था, आप उनको रीड कर पाते हो। ठीक है, या आपके पास कोई मैसेज आया तो वो भी आपको डेटाबेस से ही आता है। ठीक है, तो डीबीएमएस आपको भेजता है। तो डीबीएमएस का काम क्या है? यही है कि किसी भी डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर है वो अलग अलग कंप्यूटर या ऐप को अगर चाहिए है तो वो उस डीबीएमएस के पास एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें ये डेटा चाहिए। वो डीबीएमएस उसको उस डेटाबेस में से वो डेटा ढूंढकर उसे भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो डीबीएमएस होता है एक्चुअली वो बैकग्राउंड में वर्क करता है। बैकग्राउंड मतलब उस कंप्यूटर पर कुछ नहीं पता चल रहा। जैसे अगर अभी मैंने बताया फेसबुक का जो कंप्यूटर है जिस पर जहाँ सारा डेटा स्टोर हो रहा है, तो वहाँ उस कंप्यूटर की स्क्रीन अगर आप ऑन करके देखो, वहाँ आपको ऐसे कुछ नहीं दिखेगा कि भी हमारा मैसेज आ रहा है वहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं। वो बैक एंड में जो उसका एक सॉफ्टवेयर है जो उस कंप्यूटर पे रन कर रहा है, वो अपने आप उसके पास जो रिक्वेस्ट आते हैं उसको अंदर बैकग्राउंड में ही उस रिक्वेस्ट को देखता है, उसको जिसको जो डेटा चाहिए होता है वो वहाँ से सेंड करता रहता है। ठीक है, तो ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अब जो ये डेटाबेस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? नॉर्मली एक्चुअली दो टाइप के डेटाबेस हम बोलते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। ओके, मेनली ये दो टाइप होते हैं। वैसे फिर अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट अभी हम अपने इन्हीं दोनों को ही कवर करेंगे। ठीक है, एक तो फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है? एक ऐसा डेटाबेस जहां पर हम जब डेटा को स्टोर करते हैं तो आपस में जो डेटा होता है ना, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब अगर आप एक डेटा को चेंज करो उससे कोई दूसरे डेटा पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह का डेटाबेस जिसमें आपस में कोई रिलेशन ना हो एक दूसरे के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लैट फाइल डेटाबेस। इसका एग्जांपल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पर जैसे देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप काम करते हो ना, वहाँ पे भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, बट वहाँ पे ये होता है एक डेटा को चेंज करते हो तो उससे ये नहीं होता कि दूसरा डेटा अपने आप, कोई जो दूसरी फील्ड है वो अपने आप चेंज हो जाए। ओके, वैसे कुछ हद तक मैनुअल तरीके से आप ये कर सकते हो फंक्शंस वगैरह का यूज़ करके, बट अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये क्या है? फ्लैट फाइल डेटाबेस का एक एग्जांपल है। दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस। अब ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? एक ऐसा डेटाबेस जहां पर हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो मल्टीपल टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, बहुत सारी टेबल्स में स्टोर करेंगे, और वो टेबल्स आपस में रिलेटेड होती हैं। रिलेटेड होने का मतलब यह है, अगर आप किसी एक टेबल में आप कोई डेटा चेंज करते हो तो वो उससे जो रिलेटेड टेबल है उसमें भी वो सेम डेटा अगर है तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। ओके, और कोई अलग से रिलेशनशिप नहीं होती कि भाई ये इसका चाचा लगता है, ताऊ लगता है, मामा लगता है, नहीं। यहाँ पे रिलेशन का मतलब बस इतना ही है कि जो दो टेबल से आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड होने का मतलब है अगर एक टेबल में कोई भी चेंज किया जाता है, वो चेंज क्या होगा? दूसरी टेबल में भी दूसरी टेबल के डेटा को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, अ चेंज मेड इन वन टेबल इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर टेबल। ओके, सो इट मीन्स दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। ओके, तो अब ऐसे ही रिलेशनल डेटाबेस के जो एग्जांपल्स हैं डीबीएमएस के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब डिटेल में इस पूरे चैप्टर में। तो ओरेकल हो गया, एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का ही एक और भी आता है डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के नाम से। एक्चुअली एसक्यूएल लिखा है ना, इसको एसक्यूएल नहीं पढ़ते, मतलब लिखा तो होता है एसक्यूएल, बट इसको हम पढ़ते हैं सिक्वल। ओके, माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, ऐसे एक साइबेस नाम का भी आता है, माई एसक्यूएल नाम से भी एक डेटाबेस आता है, और IBM DB2 नाम से भी डेटाबेस नहीं आता, DBMS आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, ठीक है। तो ये DBMS के एग्जाम्पल है, मतलब उन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है जिनमें हम रिलेशनल डेटाबेस बना सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? ऐसा डेटाबेस जिसमें जो डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर किया गया और टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं RDBMS। RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हमने DBMS के बारे में पढ़ा था, तो RDBMS क्या होता है? ये भी एक DBMS ही होता है, एक ऐसा DBMS जिसमें आप रिलेशनल डेटाबेस बना सको, ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज कर सको। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? RDBMS। तो ये पीछे जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे वो किसके पढ़े थे? ये RDBMS के एग्जाम्पल थे एक्चुअली, ठीक है। ये पिछले पेज पर मैं फिर से आपको दिखाऊं अगर, ये जो हमने ये पढ़ा था ना, ये एग्जाम्पल थे। ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, साइबेस, माई एसक्यूएल, IBM DB2, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? RDBMS के। ओके, नाउ डेटाबेस सर्वर। तो RDBMS में समझ आ गया आगे, ये भी वही सॉफ्टवेयर ही होता है जिसमें हम रिलेशनल डेटाबेस बना सके। अब बात करते हैं डेटाबेस सर्वर। ये भी मैं एक्चुअली आपको समझा चुका हूँ। ये क्या होता है एक्चुअली? तो जो आप डेटाबेस है, जैसे अभी हम नॉर्मल जब सीख रहे होते हैं तो आपके कंप्यूटर पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या एक DBMS है। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसमें भी हम DBMS बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है ना वो अभी क्या है, वो कोई डेटाबेस सर्वर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो डेटा बनाएंगे वो बस हम ही यूज करेंगे। अगर आप ये करो कि अपने डेटाबेस में जो डेटाबेस बनाओ, फिर उसको मतलब कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं आपको, कुछ एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करो कि जो आपने डेटाबेस अपने कंप्यूटर में बनाया है उसको दूसरे कंप्यूटर वाले भी यूज कर पा रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर क्या बन जाएगा? डेटाबेस सर्वर। ओके, तो समझ में आया? तो डेटाबेस सर्वर क्या होता है? ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिस पर हमने एक DBMS स्टोर कर रखा है, मतलब इंस्टॉल कर रखा है, और वो DBMS की हेल्प से उसमें डेटाबेस बना रखा है, और उस डेटाबेस में जो डेटा है उसको बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस या जो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं या अलग अलग कंप्यूटर्स हैं वो उस डेटाबेस के डेटा को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके मतलब उस कंप्यूटर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए, वो कंप्यूटर उनके पास अपने डेटाबेस में से डेटा ढूंढ के उनके पास भेज देता है। तो ऐसा कंप्यूटर क्या कहलाता है? डेटाबेस सर्वर। जैसे मैंने अभी आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया था, तो फेसबुक का जो कंप्यूटर जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है वो क्या? डेटाबेस सर्वर है। ये डेटाबेस सर्वर जो बनाए जाते हैं ना, ये इनका काम सिर्फ मतलब उस कंप्यूटर को बस यही काम दिया जाता है और कुछ काम नहीं किया जाता उस कंप्यूटर पर, ठीक है। कर तो सकते हैं, वो कोई भी काम कर सकता है, बट क्योंकि उसको बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स को डेटा देना पड़ेगा बार बार। अब एक सेकंड में उसके पास हजारों हजारों क्या बल्कि लाखों रिक्वेस्ट आती हैं कि भाई मुझे ये डेटा दे दो, मुझे ये डेटा दे दो। जैसे फेसबुक चलाते हैं, एक ही बार में लाखों जो यूजर्स होते हैं वो चला रहे होते हैं, तो फेसबुक का जो सर्वर है उसके पास एक ही बार में बहुत सारे यूजर ये बताता है भाई मेरा कल वाला मैसेज दिखाओ, मेरा आज वाला मैसेज दिखाओ, मैंने ये पोस्ट की वो दिखाओ, तो वो सबको इतनी जल्दी जल्दी डेटा सेंड करता है। अगर उसी कंप्यूटर पर दूसरे काम भी कर पाए किए जाएंगे तो वो जल्दी जल्दी उनको रिक्वेस्ट है जो उनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस सर्वर बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे और कोई काम नहीं करता, उसका सिर्फ एक ही काम है DBMS को, मतलब उस DBMS की हेल्प से डेटाबेस को मैनेज करना और जिसका जो डेटा चाहिए उसको वो प्रोवाइड कराते रहना, ठीक है। टाइम टाइम पर उनका किसी का भी डेटा है वो स्टोर करते रहना अपने पास। अगर कोई यूजर कोई मैसेज भेजता है तो उसको स्टोर कर लिया, हाँ भाई इस यूजर ने इस टाइम पे ये मैसेज भेजा तो उसको स्टोर कर लिया, जब उसको जरूरत पड़े तो उसको वापस भेज देना, ठीक है। तो ये क्या है? डेटाबेस सर्वर होते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट। अब कुछ वर्ड्स हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो डेटाबेस से रिलेटेड है। डेटाबेस तो हमें समझ आ गया कि डेटाबेस क्या होता है, बट कुछ ऐसी टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं जब हम डेटाबेस के बारे में काम करते हैं, तो वो क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो डेटा आइटम। देखो मैंने क्या होता है, डेटाबेस में हम क्या करते हैं? कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। तो जिस आइटम से रिलेटेड डेटा आप स्टोर करते हो उसको क्या बोलते हैं? डेटा आइटम। अब इसको समझने के लिए हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो अगर किसी डेटाबेस में आप किसी स्टूडेंट, मतलब जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा स्टोर कर रहे हो, तो डेटा आइटम क्या हो गई? जो स्टूडेंट है वो क्या
है डेटा आइटम, क्योंकि हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो क्या है, डेटा आइटम, क्योंकि जो भी सारा डेटा स्टोर किया जा रहा है उस डेटाबेस में वो किससे रिलेटेड है, वो उस स्टूडेंट का डेटा हम स्टोर करेंगे, स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे, तो स्टूडेंट क्या होगा, डेटा आइटम हो गई। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फील्ड। फील्ड क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझाता हूँ कि देखो जो डेटाबेस होती है उसमें हम टेबल की फॉर्म में डेटा बनाते हैं, जैसे ये हमने मान लो कोई टेबल बना ली, ठीक है, ओके। अब ये जो है स्टूडेंट, बस मैं छोटा ही लिख रहा हूँ, STU सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब यहाँ पर मान लो मैं स्टूडेंट का नेम लिखूंगा इस पे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं रोल नंबर सिर्फ R डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम है, यहाँ रोल नंबर है, यहाँ उनकी क्लास कौन सी है, यहाँ सेक्शन कौन सा है, ओके। तो अब देखो ये जो नेम है, रोल नंबर है, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट तो क्या हो गई, डेटा आइटम, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो स्टूडेंट के बारे में आएगी, भाई स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, क्लास है, सेक्शन क्या है। फील्ड क्या है, अब जो स्टूडेंट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन, जैसे स्टूडेंट का नेम, नेम क्या है, एक फील्ड है, रोल नंबर क्या है, एक फील्ड है, क्लास क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। किसी भी डेटा आइटम की डिफरेंट टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, फील्ड्स कहलाती है, ठीक है। तो फील्ड समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, अब किसी एक डेटा आइटम, मतलब किसी एक स्टूडेंट की जब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करोगे, जैसे कोई भी एक स्टूडेंट हमने पकड़ लिया और उसका नेम भर दिया, कुछ भी नेम भर दिया आपने, जैसे सपोज करो राम, उसका रोल नंबर भर दिया 1, ओके, उसका क्लास भर दिया 10, सेक्शन भर दिया हमने सपोज करो सैफरन, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई स्टूडेंट की, यानी जितनी भी फील्ड्स हैं, किसी एक डेटा आइटम की सभी फील्ड की इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है, ये क्या कहलाता है, एक रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, अब यहाँ पर क्या बनती जाएगी, टेबल बनती जाएगी, जैसे दूसरे स्टूडेंट का जब हम डेटा यहाँ फिल करेंगे, यानी एक दूसरे डेटा आइटम की इंफॉर्मेशन होगी, ये क्या बन गई, सेकंड रिकॉर्ड हो गया, फिर ऐसे ही थर्ड रिकॉर्ड आएगा, फोर्थ रिकॉर्ड आएगा, और ये पूरी क्या बन जाएगी, एक टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड की डेफिनेशन तो आपने ये याद रखनी है, क्या, किसी भी एक डेटा आइटम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। लेकिन हम रिकॉर्ड ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ये एक टेबल है, इस टेबल में जो रो होती है, जब एक्सेल में हम इसको क्या बोलते थे, रो बोलते हैं ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं, रो। तो जिसको हम नॉर्मल टेबल में रो बोलते हैं, डेटाबेस में उसी को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी समझ सकते हो कि नॉर्मल टेबल में, जैसे एक्सेल के अंदर आप जब कोई टेबल बनाते हो तो वहाँ जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, ऐसे ही वर्टिकल होते हैं तो वो क्या होते थे, कॉलम, ठीक है। जैसे नेम क्या हो गया, एक कॉलम, फिर रोल नंबर का कॉलम हो गया, फिर क्लास का कॉलम हो गया, ओके। और डेटाबेस में इन्हीं कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। अब बात करते हैं हम रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड क्या हो गया, वैल्यू और डेटा। वैल्यू और डेटा क्या बोलते हैं, जब किसी भी डेटा आइटम की किसी भी फील्ड की वैल्यू आप एंटर करते हो, जो स्टोर करते हो जो भी चीज, ओके, वो क्या कहलाती है, वैल्यू। जैसे किसी एक डेटा आइटम, मतलब किसी एक स्टूडेंट का आपने नाम स्टोर किया, माना आपने नाम लिखा राम, तो ये राम क्या है, डेटा वैल्यू। ऐसे इसका जब रोल नंबर आपने टाइप किया 1, तो ये 1 क्या है, डेटा वैल्यू। इसका जब सेक्शन या क्लास डाली आपने 10th, तो ये 10th क्या है, डेटा आइटम, ठीक है। तो यहां पर इन सेल्स में जो भी डेटा फिल करो, मतलब किसी भी स्टूडेंट की किसी भी फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, वैल्यू या डेटा, ठीक है। तो आई थिंक ये टर्म भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट इज टेबल। अब टेबल क्या होता है ये तो हमने बता ही लिया, कि जब डेटाबेस के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किसी भी डेटा आइटम की, तो वो इंफॉर्मेशन एक टेबल की फॉर्म में स्टोर की जाती है, और जो एक टेबल होती है वो फील्ड, रिकॉर्ड और डेटा वैल्यू से मिलकर बनती है,
ठीक है। जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से फील्ड रिकॉर्ड्स और डेटा को एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्रिड की फॉर्म में बोलेंगे। ग्रिड किसको बोलते हैं? जैसे ये क्या हो गई, वर्टिकल लाइंस हैं, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का जब ये कलेक्शन बनता है ना, इसको हम टेबल ग्रिड बोलते हैं, सॉरी। तो ये क्या है? ग्रिड है। तो टेबल क्या होती है? फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड डेटा को जब एक ग्रिड की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेबल। तो टेबल्स क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया। ओके, तो मैं अब ये रब कर देता हूं, आगे चलते हैं हम। ओके, तो ये टेबल हो गया। अब आगे बात करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस तो हम वैसे बार बार पढ़ ही चुके हैं। तो डेटाबेस क्या होता है कि जो भी हमने डेटा स्टोर किया है वो स्टोर कैसे करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जब एक टेबल में हम बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं, तो मैं जैसे नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा आपको कि हम देखो, जैसे ये हमने एक टेबल बना रखी है, ठीक है। इस टेबल में यहाँ पर डेटा स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पे फील्ड कौन कौन सी है? एफ नेम, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ये क्या है? फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रिकॉर्ड हैं। एक ये रिकॉर्ड है, दूसरा ये नितिन वाला रिकॉर्ड है, तीसरा दीप्ति वाला रिकॉर्ड है। तो ये एफ नेम। डेटा कितने हैं? डेटा अगर हम बोले टोटल 1 2 3 4 और 4 3 12, तो टोटल 12 वैल्यूज बोल सकते हैं स्टोर हैं इस टेबल में, या डेटा स्टोर है, ठीक है। तो अब हम क्या बता रहे थे कि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टेबल में अगर हम ऐसी कोई टेबल बनाए तो इस टेबल में एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कि जैसे फादर नेम हो सकता है, कोई ऐसा बच्चा हो जिसका फादर नेम जैसे यहाँ पे संदीप है, तो या दोबारा फिर उस बच्चे का भी नाम संदीप हो, और जितने इसके इंग्लिश में मार्क्स हैं उस बच्चे के भी उतने ही आए हों, मैथ्स में भी सेम हो, हिंदी में भी सेम हो। तो ऐसे अगर हो जाए तो हमें क्या होगा कि इस टेबल में ये पता नहीं लगा ये वाला डेटा कौन से बच्चे का और ये वाला डेटा कौन से बच्चे का, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें सेम सेम है। तो यहाँ पर क्या जो रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड सेम हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा कब होता है? जब हम किसी टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं बनाते। तो इससे बचने के लिए कभी भी 2 रिकॉर्ड में सेम डेटा ना आ पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है। इसको डिटेल में जब हम आगे करेंगे तब मैं और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो लेकिन अभी समझने के लिए, तो अब देखो जैसे ये प्रॉब्लम जो इस टेबल में आ रही है कि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है, बट अब इस सेम वही टेबल है, इसमें हमने एक रोल नंबर और ऐड कर दिया, तो रोल नंबर क्या होगी? प्राइमरी की। अब देखो ये बाकी सारी चीज़ें तो सेम हो सकती हैं किसी भी बच्चे की, बट क्या रोल नंबर सेम हो सकता है किसी भी बच्चे का? नहीं हो सकता ना। अब रोल नंबर तो हर क्लास में, हर सेक्शन में अलग अलग मिलेगा, ठीक है, हर बच्चे का। तो अगर मान लो फादर का नेम संदीप है तो उसका दूसरे बच्चे का भी फादर का नेम संदीप हो, ये मार्क्स भी सेम हो, बट रोल नंबर तो दोनों के अलग अलग होंगे, तो उससे पता लग जाएगा ये कौन से वाले बच्चे का रिकॉर्ड है और ये कौन से बच्चे का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फील्ड, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है? एक ऐसी फील्ड होती है जिससे हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब जो हर रिकॉर्ड को एक यूनिक अलग पहचान प्रदान करता है, ठीक है। तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की, ठीक है। तो ये प्राइमरी की भी एक वर्ड आता है जो डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना भी जब हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं, तो हर टेबल में एक प्राइमरी की भी बनाई जाती है, ठीक है। नाउ क्वेरीज क्या होती हैं? देखो हमने कहा कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं? डेटाबेस बनाते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस, वो क्या डेटाबेस अपने आप बना देगा? नहीं ना, उसको कोई कमांड देंगे हम तभी तो करेगा। तो एक डीबीएमएस को जो कमांड्स दी जाती हैं वो उन कमांड्स को हम क्या बोलते हैं? क्वेरीज बोलते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के हेल्प से, जैसे आपको यानी किसी भी डीबीएमएस में कोई भी काम करवाना है, मतलब एक नया डेटाबेस बनाना है या नई टेबल बनानी है, उस टेबल में कोई डेटा स्टोर करना है, उस डेटा में कोई चेंज करना है, वो डेटा किसी और को सेंड करना है, ठीक है। ये सारा काम जो करते हैं हम कैसे करेंगे? हम डीबीएमएस को एक कमांड देंगे, उस कमांड को क्या होता है? क्वेरी। मतलब हम एक क्वेरी सेंड करेंगे उसके पास, उस क्वेरी को वो ध्यान से पढ़ेगा, समझेगा डीबीएमएस, और फिर उसका रिप्लाई करेगा।
या हमने अगर कोई नया डेटा ऐड करने के लिए बोला तो डीबीएमएस में नया डेटा ऐड कर देगा, हमने कोई डेटा मांगा है तो हमें वो डेटा ढूंढ के उस डेटाबेस से देगा। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, क्वेरीज। मतलब कोई भी काम हमें डीबीएमएस में करना है तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो क्वेरीज की हेल्प से होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं डीबीएमएस के अंदर जैसे किसी भी टेबल में अगर हमें कोई डेटा स्टोर कराना है, एक तो हमने बताया कि जैसे क्वेरी की हेल्प से तो कोई भी काम आप करा ही सकते हो, चाहे कुछ भी काम करना है वो क्वेरी की हेल्प से हम कर सकते हैं। लेकिन डेटाबेस के अंदर अगर हमें डेटा को स्टोर कराना है ना, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्म्स होते हैं वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। फॉर्म्स क्या होते हैं, एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिसमें ग्राफिकल इंटरफेस मतलब आपके सामने जैसे बॉक्सेस से बने आ जाएंगे, लिखा होगा यहाँ पे नेम भर दो, यहाँ ये भर दो, फिर आप उस फॉर्म पे सबमिट बटन होगा उस पर क्लिक करोगे तो जो जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो इन्फॉर्मेशन जाके टेबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, फॉर्म्स। तो डीबीएमएस के अंदर ये कंपोनेंट होता है जिसकी हेल्प से किसी भी टेबल में डेटा स्टोर कराना आसान हो जाता है। हालांकि आप क्वेरीज की हेल्प से भी डेटा को स्टोर करा सकते हो, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कराना है, ठीक है, खुद से टाइप कर करके, तो उसके लिए जो फॉर्म्स हैं वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिपोर्ट। अब अगर आपने कोई डेटा है जो डेटाबेस में स्टोर है वो ले लिया, निकाल लिया और उसका प्रिंट लेना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो रिपोर्ट्स क्या होता है, डेटाबेस का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर डेटा को, एक टेबल या मल्टीपल टेबल से डेटा को निकालता है और उसको प्रिंटेबल फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट करता है जिसका हम प्रिंट ले पाए। ठीक है, तो अगर कोई डेटा आपको प्रिंट कराना है डेटाबेस से तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसमें आपको बताना पड़ेगा आपको कौन सी टेबल से कौन कौन सा डेटा चाहिए, तो वो एक प्रिंटेबल फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में वहाँ उस रिपोर्ट में इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप उस रिपोर्ट का जब प्रिंट लेंगे तो वो पेज पर प्रिंट होके आ जाएगा। तो रिपोर्ट क्या होती है, प्रिंटेबल फॉर्म्स होती हैं हमारे डेटाबेस में जो डेटा होता है उसकी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ये पार्ट 1 था सेशन 1 का, बट सेशन 1 अभी और भी रहता है, तो हम फिर से मिलेंगे पार्ट 2 में। सो स्टूडेंट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।